नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वी में। दोस्तों, आर के राजपूत बुक्स के इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो आ चुका है और ये आज का पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 63। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। फॉर मेजरमेंट ऑन हाई वोल्टेज कैपेसिटर द सुटेबल ब्रिज। दोस्तों कह रहा है कि कैपेसिटर हाई वोल्टेज कैपेसिटर को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा ब्रिज सुटेबल होगा। तो कौन सा ब्रिज सुटेबल होगा दोस्तों? शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, तो शेयरिंग ब्रिज क्या होता है उसको आप देख लीजिए, और शेयरिंग ब्रिज से और क्या क्या मेजर कर सकते हैं दोस्तों इसको जान लीजिएगा। देखिए, शेयरिंग ब्रिज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसिपेशन फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, उसकी इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर कर सकते हैं, और इसके बाद पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज से इतनी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन कौन सा, एक बार फिर सुन लीजिएगा। डिसिपेशन फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक लॉस, पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन एन एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए दोस्तों, कर रहा है कि एंडरसन ब्रिज में जो अननोन इंडक्टेंस होता है वो किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है दोस्तों? कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि नॉन कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा इसका बी। अब देखिए एंडरसन ब्रिज क्या होता है दोस्तों। आप एंडरसन ब्रिज से अगर ध्यान देंगे तो इसका यूज हम लोग करते क्या है कि ये अननोन इंडक्टेंस को मेजर करता हो, तो हमने बताया ही। और इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं दोस्तों कि माइक्रो से और हेनरी, यानी सेवरल माइक्रो, यानी हम लोग कोई पूछे कि लो इंडक्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा ब्रिज सुटेबल पड़ेगा। तो लो इंडक्टेंस, याद रखिएगा दोस्तों, लो इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, इससे माइक्रो हेनरी से लेकर के 1 हेनरी तक के हम लोग इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। वैगनर अर्थिंग डिवाइस इज यूज टू एलिमिनेट एरर। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वैगनर अर्थिंग जो होता है, वैगनर अर्थिंग से हम लोग किस प्रकार के एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग को हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, वैगनर अर्थिंग का यूज कर सकते हैं। देखिए फिगर देखिएगा दोस्तों, इस फिगर में जो सर्किट बना है ये वैगनर अर्थिंग का बना है। ठीक है, तो इससे हम लोग करते क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें कैपेसिटेंस लगा रहता है, जो कैपेसिटेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके जो एलिमिनेट जो एरर होता है उसको हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वी कैन यूज। देखिए दोस्तों कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग करते हैं हैवी साइड ब्रिज का यूज करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? हैवी साइड ब्रिज का यूज करते हैं। देखिए फिगर देखिए दोस्तों, इसमें एक लगा है, ये आपका जो फिगर है आपका हैवी साइड ब्रिज का है। इसमें देख लीजिए यहाँ से यम है और यहाँ पर क्या है, आप L2 के रिस्पेक्ट में लगा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू वी शुड यूज। देखिए कह रहा है दोस्तों कि हाई वैल्यू इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे। तो हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हे ब्रिज का यूज करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? हे ब्रिज का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। तो देखिए दोस्तों, हे ब्रिज है तो हे ब्रिज का फिगर देखिए, बगल में आपका फिगर बना है, और हे ब्रिज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और इसका जो हाई क्यू फैक्टर है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इंडक्टेंस विद हाई क्यू फैक्टर। ठीक है, हाई की इंडक्टेंस तो मेजर करेंगे, फिर उसके बाद क्या रहेगा उसके हाई क्यू फैक्टर के इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। If the current in a capacitor leads the voltage by 80 degree, the loss angle of the capacitor is। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड कर रहा है 80 डिग्री, तो आपको बताना है उसका लॉस एंगल कितना होगा। देखिए हम लोग को पता है दोस्तों, अगर एक आइडियल कैपेसिटर है उसमें जो करंट लीड करता है वो 90 डिग्री लीड करता है। कितना करता है दोस्तों? 90 डिग्री लीड करता है। तो जब ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है करंट जो लीड कर रहा है वो कितना लीड कर रहा है, केवल और केवल 80 डिग्री ही लीड कर रहा है ना। तो 80 डिग्री यहाँ पर लीड कर रहा है, तो जब ये हो जाएगा 80 डिग्री, तो जो इतना बचा इतना तो लॉस में चला गया दोस्तों ना। तो ये 10 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10। तो लॉस एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? लॉस एंगल हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं।
इन अ शेयरिंग ब्रिज द पोटेंशियल ऑफ द डिटेक्टर एबव अर्थ पोटेंशियल इज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि शेयरिंग ब्रिज में जो होता है, जो उसमें जो डिटेक्टर का पोटेंशियल होता है वो अर्थ पोटेंशियल से कितना अधिक होता है। तो अर्थ पोटेंशियल से कितना अधिक होता है दोस्तों, अ फ्यू वोल्ट्स ऑफ। तो अर्थ पोटेंशियल से थोड़ा सा ही वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड इन एसी ब्रिज वी कैन यूज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग अगर है तो उसको हम लोग उसको दूर करने के लिए, एसी ब्रिज से एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड को द इफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, किसका यूज करेंगे दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग हो जाएगा मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का। ठीक है, मैं आप कहेंगे सर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्या होता है। दोस्तों हम लोग सॉफ्ट आयरन का एक कोर होता है उसको हम लोग लगा देते हैं। तो जब सॉफ्ट आयरन का कोर लगा देंगे तो वहाँ से जो हमारा एक्सट्रीम मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाए वो हो जाएगा खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यस देखिए कह रहा है, if an inductance is connected in one arm of a bridge and resistance in the remaining three arms। तो दोस्तों कह रहा है कि एक इंडक्टेंस को जो होता है एक ब्रिज की एक तरफ इंडक्टेंस लगा दिया। जैसे सपोज करिए हमारा ब्रिज है, इधर इंडक्टेंस लगा दिया गया और इधर आपका रेजिस्टेंस लगा दिया गया, इधर भी रेजिस्टेंस लगा दिया गया और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दिया गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अगर इस ब्रिज को, क्या ब्रिज बैलेंस हो सकता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, तो क्या यह ब्रिज बैलेंस हो सकता है, यही दोस्तों आपसे पूछ रहा है ना। देखिए बिल्कुल भी नहीं बैलेंस हो सकता है दोस्तों। अगर यहाँ पर हमारा इंडक्टेंस लगा है तो इसका किसी न किसी, या इस तरफ या इस तरफ, किसी न किसी तरफ में क्या होना चाहिए, इंडक्टेंस होना चाहिए, तभी ये ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है तो देखिए, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द ब्रिज कैन ऑलवेज बी, सॉरी द ब्रिज कैन नॉट बी बैलेंस्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिज कैन नॉट बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 72, अ पावर फैक्टर मीटर हैज़। देखिए पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है दोस्तों, बता दें हम आपको, पावर फैक्टर मीटर में आपका होता है कि 1 करंट एंड 2 प्रेशर कॉइल्स होते हैं। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि क्या होते हैं दोस्तों, 1 करंट सर्किट होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 प्रेशर सर्किट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, द 2 प्रेशर कॉइल्स ऑफ अ सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर हैव। देखिए दोस्तों उसमें कह रहा है कि 2 पावर फैक्टर जो मीटर होता है उसमें जो 2 प्रेशर कॉइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं, होने चाहिए वो दोनों सेम डायमेंशन एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स के होने चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों, उनके डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए और क्या होने चाहिए, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होने चाहिए। अगर 2 पावर फैक्टर, पहली बात याद रखिएगा कि पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर मीटर में होता है 1 करंट सर्किट एंड 2 प्रेशर सर्किट। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, 74 की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74, इन अ सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट इन द 2 प्रेशर कॉइल इज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में जो 2 प्रेशर कॉइल होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर मीटर है उसमें जो एग्जैक्ट आंसर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 75 की देखते हैं। इन अ डायनेमोमीटर 3 फेज पावर फैक्टर मीटर द प्लेन्स ऑफ द 2 मूविंग कॉइल्स आर। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक डायनेमोमीटर 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है, उसमें जो प्लेन्स होगा 2 मूविंग कॉइल के बीच का एंगल कितना होगा। देखिए दोस्तों 3 फेज है ना, तो 3 फेज है तो उसमें जो मूविंग कॉइल के बीच का जो अंतर हो जाएगा, यानी जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, 120 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 76 की बात करते हैं। In a vibrating reed frequency meter, the natural frequency of 2 adjacent reeds have a difference of। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक वाइब्रेटिंग टाइप फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर है, उसमें जो 2 एडजेसेंट रीड्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है। तो कितना दोस्तों, 0.5 होता है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 0.5 जो वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसका ये लिस्ट काउंट होता है दोस्तों, इससे कम उसमें वो हो ही नहीं पाता है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस फिगर में क्या है कि ये वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर है। इसमें देखिए इसमें गैप कितना है, एक खाने का माप कितना आ रहा है दोस्तों, एक का आ रहा है 0.5 हर्ट्ज। तो इसलिए इसका जो डिफरेंस हो सकता है कितना हो सकता है, 0.5 हर्ट्ज ही हो सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 77 की बात करते हैं।
इन अ वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द टू फिक्स्ड कॉइल आर। देखिए दोस्तों कह रहा कि वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर है ना, तो वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर में उसमें जो मैग्नेटिक एक्सिस है, दो फिक्स्ड कॉइल के बीच का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उनके बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78। और वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, देखिए दोस्तों कह रहा है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होते हैं, तो वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। और जो होता है आपका वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप होता है वो डायनेमोमीटर टाइप होता है। क्या होता है दोस्तों, डायनेमोमीटर टाइप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। 79 अगला क्वेश्चन देखिए वही है, अब वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप इज। अब वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप क्या होते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया आपको, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इन अ वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप द फिक्स्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड। देखिए दोस्तों फिक्स्ड कॉइल किससे कनेक्ट होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फिगर देख लीजिएगा, ये डायनेमोमीटर टाइप आपका है, डायनेमोमीटर टाइप सिंक्रोनोस्कोप है। इसमें जो फिक्स्ड कॉइल कनेक्ट होता है वो होता है बस बार से। किससे होता है, बस बार से। ठीक है आपका, और जिसमें जो आपका फिक्स्ड कॉइल है और इसमें जो होता है एक मूविंग कॉइल होता है दोस्तों, वो मूविंग कॉइल कनेक्ट होता है इनकमिंग अल्टरनेटर से, जो कि अगला क्वेश्चन है। आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन 81 का। इन अ वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस। तो वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप में जो मूविंग कॉइल किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, इनकमिंग अल्टरनेटर से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इनकमिंग अल्टरनेटर या इनकमिंग मशीन से। ठीक, आइए क्वेश्चन में चलते हैं। 82 की बात करते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज लोड कैन बी कैलकुलेटेड इफ द इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल आर। देखिए दोस्तों कह रहा है कि सिंगल फेज लोड का पावर फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो। कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक चाहिए वाट मीटर। ठीक है, सिंगल फेज के लिए एक वाट मीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, और क्या चाहिए दोस्तों, और एक ए मीटर चाहिए। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट अगर रहेंगे तो हम लोग सिंगल फेज का पावर फैक्टर मेजर कर सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट मीटर, 1 ए मीटर एंड 1 वाट मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। द डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम आर। देखिए दोस्तों मेजरिंग सिस्टम का जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, सबको पता है। अगर आप ध्यान देंगे उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए अच्छी सी, और उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 84 की बात करते हैं। 84 क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। देखिए क्या कहते हैं उसे, लीनियरिटी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लीनियरिटी। ये फिगर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बगल में कि देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेव बना है तो उसमें होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और उसके बाद जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन होता है ना, एक्चुअल डिविएशन बोलते हैं, स्केल डिविएशन बोलते हैं, उसके रेशियो को देखिए एक बीच में लाइन गई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियरिटी। एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की बात करते हैं। सिस्टमैटिक इरर आर। देखिए सिस्टमैटिक इरर क्या होते हैं, सिस्टमैटिक इरर होते हैं इंस्ट्रूमेंट इरर, इन्वायरमेंटल इरर, ऑब्जर्वेशनल इरर्स एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सिस्टमैटिक इरर्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, स्टैंडर्ड रजिस्टर इज मेड फ्रॉम। देखिए दोस्तों कह रहा है स्टैंडर्ड रजिस्टर किसका बना होता है, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसका बना होता है दोस्तों, मैग्नीन का बना होता है। इसका क्यों बना होता है, देखिए मैग्नीन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये बहुत ही इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, आप लगभग कांस्टेंट 0 के अप्रॉक्सीमेट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीन का बनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिएगा। कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर। देखिए दोस्तों जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर कॉमनली यूज क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप का यूज करते हैं। आप देखते हैं गोला गोला रहता है ना, तो वही जो होता है कॉमनली यूज किस में करते हैं, कॉमनली जो से हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं वो किस टाइप का होता है, हमारा कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। ऑपरेटिंग टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो क्या होगा, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग टॉर्क क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्टिंग होंगे, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग होगा। तो तीन हो जाएंगे इसमें, तो डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क ये होने चाहिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं।
कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन अ पावर सिस्टम मेजरमेंट आर। देखिए जो पावर सिस्टम में जो कॉमनली यूज्ड होता है इंस्ट्रूमेंट में मापने के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इंडक्शन टाइप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कौन सा होता है, इंडक्शन टाइप होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। डैम्पिंग ऑफ अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज मेड स्मॉल टू। देखिए दोस्तों जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो डैम्पिंग होता है बहुत कम होता है, क्यों, देखिए उसका फर्स्ट डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, लार्ज हो करने के लिए। हम लोग फर्स्ट डिफ्लेक्शन मेक लार्ज, है ना, गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन इज लार्ज। उसको हम लोग फर्स्ट पहले डिफ्लेक्शन क्या करने के लिए, लार्ज करने के लिए उसका हम लोग जो गैल्वेनोमीटर की डैम्पिंग होती है उसको कम किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में चलते हैं। 1891 की बात करते हैं। इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ क्रैम्प्ड स्केल फॉर लार्ज वैल्यू देन इट्स फॉलोज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो स्केल है वो क्या है, क्रैम्प्ड है, सकरा हुआ है ना, सकरा है, तो उसका जो होता है वो किसको फॉलो करेगा, किस रूल्स को फॉलो करेगा, स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, यूनिफॉर्म है किसको फॉलो करेगा, तो फॉलो करता है लॉगरिथमिक लॉ को। किसमें करता है दोस्तों, लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करेगा। अगर क्रैम्प्ड रहेगा तो क्रैम्प्ड स्केल रहेगा तो किसको फॉलो करेगा, लॉगरिथमिक लॉ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 92 की बात करते हैं। बोल्ट बॉक्स इज ए कंपोनेंट ऑफ। देखिए बोल्ट बॉक्स क्या होता है, तो बोल्ट बॉक्स आपने आपको इसके पहले बताया था कि बोल्ट बॉक्स करता क्या है दोस्तों, कि ये किसी जो हमारा जो मीटर ब्रिज होता है ना उसके जो करता है उसके रेंज को बढ़ा देता है। इसके रेंज को क्या करता है, वोल्टेज जो मेजर करते हैं उसके रेंज को बढ़ा सकता है। टू एक्सटेंड द वोल्टेज रेंज, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एक्सटेंड द वोल्टेज रेंज। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। EMF ऑफ अ वेस्टर्न सेल इज एक्यूरेटली मेजर्ड। देखिए दोस्तों वेस्टर्न सेल का जो EMF है वो एक्यूरेटली मेजर्ड किया जाएगा किस मीटर के द्वारा, तो किसके द्वारा कर किया जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर कर सकते हैं इसके पीछे देखिए रीजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में न तो क्या होता है, न तो एडी करंट लॉसेस होता है ना, न एडी करंट लॉसेस और ना ही क्या होता है दोस्तों हिस्टीरिसिस लॉस होता है। ये दोनों लॉसेस में होते ही नहीं है। ठीक है, ना तो हिस्टीरिसिस और ना ही एडी करंट लॉसेस, दोनों लॉसेस नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो किसी भी वैल्यू को क्या करता है एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैज क्राउडेड स्केल बिकॉज करेंट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए दोस्तों कर रहा है कि जो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका जो स्केल होता है वो क्राउडेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जो करंट उसमें प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों वो होता है साइन थीटा के। किसके से होता है, साइन थीटा के। आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इसमें देखिए एंगल इसका क्या हो जाएगा, डिप साइन ऑफ अ डिफ्लेक्शन एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की बात करते हैं। अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर। देखिए दोस्तों कह रहे हैं सेंसिटिव अगर गैल्वेनोमीटर, अगर हमारा गैल्वेनोमीटर अधिक सेंसिटिव है तो डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस करेगा, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा थोड़े से करंट पर बहुत ही अधिक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पर क्या करेगा, वो बहुत ही अधिक डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 की बात करते हैं। 96 क्वेश्चन। अ मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट है। देखिए मल्टी रेंज का इंस्ट्रूमेंट है यानी इसमें कई प्रकार के उसके रेंज को बहुत अधिक रेंज है। तो मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, उसमें मल्टीपल शंट लगे रहेंगे और क्या रहेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस लगे रहेंगे। उसके अंदर क्या रहेंगे, उसमें बहुत ही अधिक शंट और बहुत से अधिक क्या रहेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस लगे रहते हैं एक मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट के लिए के अंदर होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 की बात करते हैं। द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम। दो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट किससे फ्री फ्रॉम नहीं होता है, मतलब किससे स्वतंत्र नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी एरर से स्वतंत्र नहीं होता। उसमें फ्रीक्वेंसी एरर क्या होता है दोस्तों, होता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करेंट इज मेजर्ड बाई। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट है ये किससे मेजर किया जाएगा, तो ऑब्वियसली किससे किया जाएगा, इंडक्शन मीटर से किया जाएगा। ठीक है, किसी किया जाएगा, इंडक्शन मीटर से। और देखिए पीएमसी क्या मेजर करता है, पीएमसी हमने बताया आपको डीसी करंट को मेजर कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर, पहली बात तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर बनता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बनता है क्या दोस्तों, वोल्ट मीटर बनता है और क्या बनता है दोस्तों, वाट मीटर बनता है। इसका एमीटर नहीं बनता है। ठीक है, और मूविंग आयरन रिपल्सन्स में एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर अल्टरनेटिंग की बात करेगा तो हम लोग किसको मारेंगे दोस्तों, ए को मारेंगे। ठीक है, किसको मारेंगे, ए, इंडक्शन मीटर को। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज। तो दोस्तों बोल रहा है कि सबसे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होगा, तो इसमें सबसे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पॉट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर।
क्या होगा दोस्तों, स्पॉट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर, तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, सीटी और पीटी। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और बी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हमारे हाई वोल्टेज को मेजर करता है दोस्तों, क्या करता है, हाई वोल्टेज को मेजर करता है। और ये क्या करता है, हाई करंट को मेजर करता है, ठीक है, हाई करंट को मेजर करता है, कौन सा, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन में चलते हैं 101 की बात करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ, देखिए दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं किसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, किसके टाइप को, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा वो हमेशा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ ही यूज किया जाएगा, ठीक है, सीटी और पीटी की बात करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 की बात करते हैं। वाट मीटर कैन नॉट बी डिजाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए वाट मीटर किसके प्रिंसिपल पर डिजाइन नहीं किया जा सकता, देखिए दोस्तों वाट मीटर कभी भी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के साथ डिजाइन नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इस पर हम लोग कभी भी डिजाइन नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत अधिक हो जाते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, इसलिए इस पर हम लोग वाट मीटर को डिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। इन एन एनर्जी मीटर ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड टू, देखिए दोस्तों करा कि एक एनर्जी मीटर है, इसमें जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा, किससे प्रोड्यूस किया जाता है, सर दोस्तों हम आपको बताएं कि एक ब्रेक मैग्नेट लगा रहता है, परमानेंट ब्रेक मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है, उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे लगाता है ना, ये आपका डिस्क होता है, इसमें घूमता रहता है और ये ब्रेक यहाँ से होता है, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, मेंटेन स्टडी स्पीड एंड इक्वल टू द ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है, ये होता है आपका, उसको किसके के लिए, मेंटेन स्पीड को मेंटेन करने के लिए और उसके ड्राइविंग टॉर्क को मेंटेन करने के लिए, इक्वल बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। वेरियस एडजस्टमेंट इन एन एनर्जी मीटर इंक्लूडेड, देखिए दोस्तों एनर्जी मीटर में कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, लाइट लोड और फ्रिक्शन होते हैं, हाँ लैग और क्रीप एरर भी होते हैं, ओवरलोड एंड वोल्टेज कंपनसेशन भी होते हैं, टेम्परेचर, और ये तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। द पावर ऑफ एन फेज सर्किट कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग ए मिनिमम ऑफ, देखिए कह रहा कि दोस्तों ये एन फेज सर्किट है, उसके हम लोग पावर को मेजर करना है, तो हम लोग मिनिमम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी, कितने होगी दोस्तों, जितना फेज होता है उससे कम, ठीक है, यानी n-1 वाट मीटर की आवश्यकता होगी, अगर 3 फेज है तो आपको 2 वाट मीटर की आवश्यकता होगी इसको मेजर करने के लिए, इसका राइट आंसर रहेगा ए। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 106 की बात करते हैं। 2 होल्स इन अ डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर ड्रिल्ड एट द अपोजिट साइड ऑफ द स्पेंडल, देखो दोस्तों कह रहा है कि जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर का जो डिस्क होता है वो स्पेंडल के अपोजिट डायरेक्शन में 2 होल कर दिए जाते हैं, ये दोनों होल किस लिए किए जाते हैं, दोनों होल किस लिए किए जाते हैं दोस्तों, एलिमिनेट द क्रीप एरर एट नो लोड, यानी ये क्या करते हैं कि नो लोड पर जो क्रीप एरर होता है, क्रीप एरर क्या होता है मतलब कि दोस्तों नो लोड पर जो डिस्क होता है वो बराबर घूमता रहता है, और नो लोड पर वो डिस्क घूमे ना, इस क्रीप उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रीप एरर करते हैं, उसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं कि डिस्क के दोनों तरफ क्या करते हैं 180 डिग्री पर, है ना, तो 180 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं उसमें 2 होल कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एलिमिनेट द क्रीप एरर्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई यूजिंग अ वेक्टर वोल्टमीटर, देखिए दोस्तों वो वेक्टर वोल्टमीटर के द्वारा इसमें से किसको मेजर किया जाता है, देखिए एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट इसको मेजर कर सकते हैं, आपको फिलर ट्रांसफर फंक्शन इसको मेजर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंसर्शन लॉस इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। द प्रिंसिपल ऑन विच वेक्टर मीटर इज बेस्ड, वह कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर वेक्टर मीटर क्या होता है हमारा कार्य करता है, तो दोस्तों वेक्टर मीटर किस पर कार्य करता है हमारा, दैट इट मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंगल एट 2 पॉइंट एंड एट द सेम टाइम मेजर देयर फेज डिफरेंस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लेते हैं। टू मेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी द सुटेबल फ्रिक्वेंसी मीटर इज, रेडियो फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास मेजर करने के लिए कौन सा जो फ्रिक्वेंसी मीटर होता है वो सुटेबल होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, हेट्रोडाइन टाइप, ठीक है, तो हेट्रोडाइन फ्रिक्वेंसी मीटर क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए आवश्यक होता है। आज क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की वीडियो का।
पोटेंशियोमीटर कैसा डिवाइस है दोस्तों? पोटेंशियोमीटर इज अ कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? यह एक होता है कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट, नॉट कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ों में कंपेयर करता है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बस आगे मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।